हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिंदु प्रकाश। आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एलीट माइंड इंस्टीट्यूट के नाम से। प्लीज डू द सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे हम अधिक से अधिक आपके साथ जुड़ पाएँ और आप अपने जो भी मेरे नए वीडियोस आते हैं आप उनको टाइमली देख पाएँ, अपनी नॉलेज में अपग्रेडेशन कर पाएँ और जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का जो पहला अपना है कि अच्छे मार्क्स के साथ में जो डिज़ायरेबल हमें एक सीट चाहिए या कह सकते हैं सिलेक्शन चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए। इस समय करंटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आज का जो अपना टॉपिक है और वो है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का टॉपिक। गैमीटोजेनेसिस बेसिकली क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। हैप्लॉइड गैमीट्स का जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उस हैप्लॉइड गैमीट के बनाने की प्रोसेस को कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस। वेरी क्लियर। और अगर हम बात करें मेल के केस में, तो दिस इज डन बाय टेस्टिस। मेल के केस में टेस्टिस में ये काम होता है और टेस्टिस के द्वारा मेल हैप्लॉइड गैमीट स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल के केस में, तो फीमेल के केस में द टास्क डन बाय द ओवेरीज टू प्रोड्यूस फीमेल गैमीट ओवम। वेरी क्लियर। अब यहां पर ये बात आई कि देयर इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, और वो जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनसे आगे चल करके स्पर्म का भी प्रोडक्शन होना है और ओवम का भी प्रोडक्शन होना है, वो बेसिकली इमेच्योर जर्म सेल होती हैं, या कह सकते हैं गैमीट मदर सेल होती हैं। तो इमेच्योर जर्म सेल और गैमीट मदर सेल, अगर उसके हम नाम की बात करें तो वो क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया की बात करें तो फिर ये कहां से डिराइव हुए? तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो हम यही कहेंगे कि दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द गोनाड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। बट एग्जैक्टली जो प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोगोनिया है, जिसको हमने कहा ऊगोनिया इन केस ऑफ फीमेल एंड स्पर्मेटोगोनिया इन केस ऑफ मेल, वो टेस्टिस के द्वारा डिराइव नहीं होते, ओवरीज के द्वारा डिराइव नहीं होते। थोड़ा सा हम इसके बिहाइंड इस टॉपिक चलने की कोशिश करेंगे। तो जिस समय फिफ्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ चल रहा होता है, फिफ्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ, तो उस फिफ्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहां पर, क्या? योक सैक। इस योक सैक के द्वारा कुछ स्पेसिफिक सेल का फॉर्मेशन होता है, जिनको बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, या इन शॉर्ट पीजीसीज बोलते, ये पीजीसीज के नाम से भी जानी जाती है, पीजीसीज। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं, इनका प्रोडक्शन फिफ्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ में कहां से हुआ? योक सैक से हुआ। वेरी क्लियर। एंड फ्रॉम योक सैक ये जो पीजीसीज हैं, दीज माइग्रेट टू गोनाड्स, ये गोनाड्स में आती है। दैट मीन इन केस ऑफ मेल में टेस्टिस में, और इन केस ऑफ फीमेल ओवरी में पहुंचेंगी। और गोनाड्स में आने के बाद each cell produce गैमेटोगोनिया, गैमेटोगोनिया। और इन गैमेटोगोनिया की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया इन केस ऑफ मेल एंड ऊगोनिया इन केस ऑफ फीमेल। स्पर्मेटोगोनिया किसके केस में? इन मेल्स, और ऊगोनिया इन केस ऑफ फीमेल। फीमेल के केस में ये हो गए कौन से? ऊगोनिया हो गए, और मेल के केस में हो गया ये स्पर्मेटोगोनिया। अब जो स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया आए हैं, जो कि कहां पहुंचे? गोनाड्स में पहुंचे हैं। अब वहां पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर दे विल
कंटिन्यू द फर्दर प्रोसेसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। वेरी क्लियर। तो अगर गैमेटोजेनेसिस की हम लार्जर स्केल पर बात करें तो गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट्स इन 3 फेजेस। ये 3 फेजेस में पूरा होता है। और वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड फेज, या मैं इसको थोड़ा और एक माइनर इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मल्टीप्लिकेटिव जो फेज होती है, दिस मल्टीप्लिकेटिव फेज इज फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन की फेज होती है जहां पर मल्टीप्लिकेटिव फेज होगी। और इसके बाद जो दूसरी फेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। और इस ग्रोथ फेज के दौरान जो गैमेटोगोनिया होते हैं, गैमेटोगोनिया accumulate न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेशन के द्वारा किया जाता है। डन। और जो तीसरी फेज यहां पर हमें मिलती है वो थर्ड फेज होती है, कौन सी? मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज होती है। और इस मैचुरेशन फेज में मैचुरेशन डिवीजन होते हैं। मैचुरेशन डिवीजन। और वो मैचुरेशन डिवीजन बेसिकली क्या है? मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक कहें या फिर हम कह सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन है। ओके। तो सबसे पहले पीजीसी जो योग सैक में बनी है वो माइग्रेट होकर कहां पहुंचती हैं? गोनाड में पहुंचती हैं। और गोनाड्स में पहुंचने के बाद दे फर्दर अंडरगो मल्टीप्लिकेशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर germ cell, that is spermatogonia and oogonia in male and female respectively. And later on, depending upon the stages, as in case of human male, जैसे कि वहां पर प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल वो कहां पर स्टार्ट हो जाता है? फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर फर्दर मल्टीपल स्टेजेस आती हैं, ये मल्टीपल फेजेस आती हैं। और 3 मेन फेजेज हैं जिनमें की गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहली फेज हो गई अपने पास कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव फेज। द फेज ऑफ माइटोटिक प्रोलिफरेशन मींस जो नंबर ऑफ गैमेटोगोनिया है वो और मेनी टाइम मल्टीपल टाइम इंक्रीज होती है। दूसरी जो फेज है ग्रोथ फेज, जहां पर न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन होगा, क्योंकि किसी एक टाइम पीरियड तक इनके अंदर कुछ अपने न्यूट्रिएंट होने चाहिए ताकि वो उस टाइम पीरियड तक सरवाइव कर सके। दैट मीन दे कैन इंश्योर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो जो गैमेट्स होंगे बिफोर परफॉर्मिंग द फंक्शन दैट हैज टू बी परफॉर्म, दैट इज फर्टिलाइजेशन, उसके पहले ही ये डेड हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन किया जाए। एंड आफ्टर दैट दे इंटर इनटू द मैचुरेशन फेज। और जब ये मैचुरेशन फेज में पहुंचते हैं तो वहां पर मियोटिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्योंकि जो गैमेटोगोनिया होते हैं वो गैमेटोगोनिया डिप्लॉइड होते हैं। और एज फॉर एज अगर हम बात करें तो जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं। तो हैप्लॉइड गैमीट बनाने के लिए जरूरी है कि जो इमेच्योर जर्म सेल्स हैं दे मस्ट गो थ्रू द मियोटिक डिवीजन। वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब दूसरी चीज ये आई कि जो प्यूबर्टी का कमेंसमेंट होता है, जैसे कि मेल के केस में मैंने बताया कि प्यूबर्टी का जो गैमेटोजेनेसिस का बिगिनिंग है वो प्यूबर्टी पर होता है। लेकिन प्यूबर्टी मेल और फीमेल तो दोनों में होगी। तो जो प्यूबर्टल ग्रोथ होती है, जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट होता है, प्यूबर्टी अगर देखा जाए तो 11 to 12 ईयर्स या समटाइम्स वी कैन टेक इट एज 12 to 13 ईयर्स। 12 to 13 years in case of females। और यही प्यूबर्टी
अगर बात करें तो ये 13 to 14 ईयर्स इन मेल्स में होती है। तो फ्रॉम बर्थ टिल दिस एज ग्रुप, इस एज तक ऐसा क्या है कि वहां पर प्यूबर्टी का डेवलपमेंट नहीं होता। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हाई एनर्जी कंज्यूमिंग मैकेनिज्म है, और हाई एनर्जी कंज्यूमिंग मैकेनिज्म तभी स्टार्ट हो सकती है जब उसके लिए बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट और एनर्जी रिसोर्स डिपॉजिट हो। होता क्या है कि जो अपना अर्ली फेज ऑफ लाइफ है, ये अर्ली फेज ऑफ लाइफ बेसिकली काइंड ऑफ कह सकते हैं कि यहां पर ये ग्रोथ फेज की तरीके से होती है, जहां पर बॉडी में काइंड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। अब इस स्टेज पर जो हम लोग न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो कंज्यूम करते हैं तो वो दो तरीके से, कुछ न्यूट्रिएंट तो इमीडिएटली बॉडी में यूज हो जाता है, आपका डाइजेशन वो मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि एक्सेस अमाउंट में होते हैं वो धीरे धीरे किसके फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और फैट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इनका जो स्टोरेज होता है वो कहां पर होता है, एडिपोस टिश्यू में जाकर के होता है, या एडिपोस टिश्यू की इसमें एडिपोसाइट्स में हो जाता है। डन। अब जैसे जैसे फैट अमाउंट बढ़ता रहता है तो कुछ टाइम के बाद में जब सफिशिएंट क्वांटिटी या फैट, और जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि अपनी बॉडी में या लिविंग बींग्स में या एनिमल्स में दो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें से एक तो कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे होते हैं लिपिड्स। तो जब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रिजर्व फूड या एनर्जी रिजर्वायर हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, इनको होया कहां, एडिपोसाइट्स के लेवल पर, तब इन एडिपोसाइट से एक हार्मोन निकलता है, लेप्टिन नामक हार्मोन निकलता है। और अब ये लेप्टिन हार्मोन जो होगा, दिस लेप्टिन हार्मोन लेटर क्या करेगा, ये जो लेप्टिन हार्मोन होता है, नाउ दिस लेप्टिन हार्मोन बेसिकली सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा। अब यहां पर हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, कौन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के रिजल्टेंट निकलते हैं क्या, गोनाडोट्रोपिन्स, जिनको हम कह सकते हैं दो नाम, एक तो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होता है एलएच। इस एफएसएच और एलएच के प्रेजेंस में जब ये कहां पर दोनों हार्मोन पहुंचेंगे, बोथ रीचिंग टू गोनाड्स, ये गोनाड्स में आएंगे। अब और गोनाड्स से निकलते हैं सेक्स हार्मोन्स इन बोथ मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर रिलीज हुआ क्या, सेक्स हार्मोन्स निकले, और ये सेक्स हार्मोन ही आगे चल करके प्यूबर्टल ग्रोथ कराने का काम। एक तो किसी एक चाइल्ड में जो प्यूबर्टी डेवलपमेंट होता है, जो प्यूबर्टल ग्रोथ होती है, वो इस एज के होने का एक कारण ये है कि किसी टाइम पीरियड तक उस चाइल्ड में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसोर्स नहीं होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी सप्लाई कर सके, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होना है, और इस गैमेटोजेनेसिस में हाई एनर्जी कंज्यूम होती है। साथ ही साथ अगर एक हम फीमेल की बात करें तो सी हैज टू सपोर्ट द ग्रोइंग फीटस, तो उसको भी एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी में चाहिए। तो किसी एक टाइम पीरियड पर आने के बाद माना जाता है कि बॉडी में इतना सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रिजर्व फूड इन द फॉर्म्स ऑफ लिपिड और फैट स्टोर्ड हो जाता है। तो जैसे जैसे लिप्टिन अमाउंट बढ़ता जाएगा हार्मोन फ्रॉम द एडिपोसाइट, वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, और हाइपोथैलेमस के सिग्नल देने के बाद देखा यह जाता है कि उस हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जिसके रिजल्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच निकलते हैं, और ये एफएसएच और एलएच सेक्स हार्मोन, सॉरी, गोनाड्स में जाने के बाद वहां पर सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन को प्रमोट कराता है, जो
मेल और फीमेल के जो पिवटल चेंजेस होते हैं उनको लाने का काम करता है। ये कह सकते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ होती है उनको ये कराने का काम करेगा। वेरी क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना आज का जो टॉपिक आप जो हम इलेबोरेट करने वाले हैं और वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी क्लियर। आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस का जो टॉपिक हम देखते हैं कहां से, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एक ओवरऑल स्लाइड है जिसमें कि स्पर्म का डायग्राम में मैंने शो करने की कोशिश किया है कि मेल जर्म सेल मैन्युफैक्चर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सब कुछ डिटेल में अब वन बाय वन एक एक स्लाइड में करने जा रहा हूं। इस डायग्राम को हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने भी समझाया आप लोगों को कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिराइव फ्रॉम द yolk sac mesoderm in 5th week of gestation or fetal life and from they migrate to gonads as in case of human male टेस्टिस में जाएंगे वहां पर क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। और दैट इज वाई जो गैमेटोगोनिया होते हैं दैट मीन oogonia और जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं इनको हम एक्स्ट्रा गोनेडियल कहते हैं। मींस इनका जो ओरिजिन है वो गोनेड्स में ना होकर के कहीं बाहर होता है। फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो गोनाड्स में होगा। वेरी क्लियर। तो जो स्पर्मेटोगोनिया और जो oogonia है इनका ओरिजिन किसी फॉरेन सेल से हुआ है। मींस जो पीजीसी से हुआ, जो कहां डिराइव हुई थी, योक सैक में डिराइव हुई होती। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है वो क्या प्रेजेंट होती है, बेसल लैमिना प्रेजेंट होगा। और इनर टू दिस दे आर प्रेजेंट द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में दो टाइप की सेल्स होती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, वन द स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकंड द सर्टोली सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल, जैसे कि यहां पे ये सर्टोली सेल हो गई और प्लस मैंने यहां पर ऐड कर दिया क्या, स्पर्मेटोगोनिया। और ये दोनों टाइप की सेल्स क्या बनाती हैं मिलकर के, जर्मिनल एपिथेलियम बनाती हैं। तो बाई चांस कभी क्वेश्चन आया कि जर्मिनल एपिथेलियम इन टेस्टिस कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स, so answer will be two type of cell, one of them Sertoli cell and another is spermatogonia. Spermatogonia lies toward the inner side of seminiferous tubules. Okay, साथ ही साथ सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। सर्टोली सेल का अगर हम फंक्शन करने की बात करते हैं, फंक्शन समझने की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट टू द डेवलपिंग सेल्स। मींस जो स्पर्मेटोगोनिया है आगे चल करके जो स्पर्मेटोजोआ बनाने का काम करेंगे, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मैंने एक ऑलरेडी टॉपिक इसके बारे में डिस्कस किया है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वेल एंड डिटेल सर्टोली सेल्स का फंक्शन मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। आप लोग चाहें तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। वेरी क्लियर। स्पर्मेट द इमेच्योर जर्म सेल्स होती हैं। देन आफ्टर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल दैट प्रेजेंट आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां पर कुछ अलग स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है लीडिंग सेल्स आर इंटरस्टिशियल सेल्स एंड दीज आर मेंट टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। वेरी क्लियर। और स्पर्मेटोजोआ जो कि यहाँ पर सेंटर में आप देखते हैं जो कि मेच्योर सेल्स होती हैं, दैट मीन जब ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रेजुअली अपने डेवलपमेंट स्टेज से गुजरते हैं तो धीरे धीरे ये इस आउटर लेयर से गुजरते गुजरते कहाँ पहुंचते हैं, इसके ल्यूमेन में आ जाते हैं। और ल्यूमेन में जो हमें मिलता है वो मिलते हैं क्या, मेच्योर स्पर्म मिलता है, दैट इज स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं। ध्यान देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस द मियोटिक वाटरफॉल कैसे कैसे चीजें चलती हैं। देखिए सीधी सी बात है, जो जर्मिनल एपिथेलियम में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट है। यहां मैं एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको करके देता हूं। तो ये हो गया अपने पास इसमें क्या, बेसल लैमिना। ओके, ये हुआ बेसल लैमिना और यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट।
वेरी क्लियर, ये स्पर्मेटोगोनिया है। ये स्पर्मेटोगोनिया। अब जब ये स्पर्मेटोगोनिया का फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो इसकी जो पहली स्टेज आती है वो आती है मल्टीप्लिकेटिव फेज, जहां पर माइटोटिक प्रोलिफरेशन होगा, मींस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोगोनिया विल इंटर इनटू द माइटोटिक डिवीजन। अब अगर बाई चांस मान लीजिए ये एक स्पर्मेटोगोनिया है और इस स्पर्मेटोगोनिया का माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी, और 2 सेल में आगे चल करके मान लो मियोटिक डिवीजन हुआ तो फिर हर एक से 2-2 सेल बनी, और फिर इनसे भी 2-2 सेल बनी एज ए रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो यहां पर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये तो खाली हो जाएगा, मींस जर्मिनल एपिथेलियम से सेल्स धीरे धीरे क्या होंगी, डिसअपियर होने लगे। और जब जर्मिनल एपिथेलियम से सेल्स धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगी तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है एक एज के बाद में ह्यूमन मेल में खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ह्यूमन मेल के केस में ओल्ड एज तक चलती रहती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन मेल के केस में ओल्ड एज तक चलती क्यों है? सिंपल सी चीज है, अगर हमें कोई चीज कंटिन्यू रखनी है तो उसके लिए जो अवेलेबल रॉ मटेरियल है वो हमें रखना पड़ेगा अपने पास। जैसे अगर कोई एक कंपनी किसी अपने मटेरियल, किसी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को मार्केट में कंटिन्यू रखना चाहती है तो ये जरूरी है कि उसके पास उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड जो रॉ मटेरियल है वो उसके पास हमेशा अवेलेबल बना रहे। सेम चीज यहां पर भी। तो होता क्या है कि जब ये स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लिकेटिव फेज में इंटर करते हैं तो बनेंगे ही डिप्लॉयड सेल, बस उनका नाम कर दिया गया स्पर्मेटो टाइप 1 और स्पर्मेटोगोनिया टाइप 2। आप यहां देखेंगे जो ये वाला डायग्राम, ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअली क्या है, जितने भी स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं उसके हाफ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया रिटर्न बैक टू जर्मिनल एपिथेलियम। मींस अगर यहां पर यह 2 सेल्स बनी तो दोनों सेल्स में कोई एक सेल ऐसी होगी जो वापस अपनी जगह पहुंच जाएगी और किसी एक सेल का फर्दर कंटिन्यूएशन होगा। मतलब इस सेल का फर्दर कोई भी कंटिन्यूएशन इन द फॉर्म्स ऑफ मेकिंग स्पर्मेटोजोआ नहीं होगा। तो अब देखिए एक सेल ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, एक से माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल बनी, उनमें से एक से रिटर्न बैक टू जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो सेल जो एक्टिवेट हुई थी टू मेक द स्पर्मेटोगोनिया वो रिकवर हो गई और बाकी की एक सेल आगे चल करके फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट करती है। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में जितने भी स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होता है उनमें से भाई हर एक से 2-2 सेल बनेंगी, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में 1 से 2 सेल बनती हैं, या 2 डॉटर सेल कह सकते हैं। तो हाफ ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया रिटर्न बैक टू जर्मिनल एपिथेलियम टू मेंटेन इट। दैट इज वाई ह्यूमन मेल के केस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो ओल्ड एज तक चलती रहती है, जबकि फीमेल के केस में वो अराउंड द एज ऑफ 50 सीज होने लगती है, रुकने लगती है। वेरी क्लियर। अब जो भी स्पर्मेटोगोनिया इस मल्टीप्लिकेटिव फेज को पूरा करके अगली फेज में आता है तो दे इंटर इनटू ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज एक ऐसी फेज जो मैंने पहले समझाई कि इस फेज के दौरान क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेशन होगा। तो सिंपली जो स्पर्मेटोगोनिया है जो कि ग्रोथ फेज में है उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा हुआ, उसके अंदर न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन हुआ है जिससे उसका साइज बढ़ जाएगा। एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डन। नाउ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटर इनटू ग्रोथ फेज, और इस ग्रोथ फेज में होता है रिडक्शनल डिवीजन। और उस रिडक्शनल की डिवीजन के दौरान भाई आप अगर देखें तो जो म्यूटिक डिवीजन है वो 2 फेज में होता है, म्यूटिक 1 और म्यूटिक 2। जो म्यूटिक 1 है वो रिडक्शनल होता है और म्यूटिक 2 कैसा होता है, वो एक्विटेशनल होता है। तो जैसे ही यहां पर म्यूटिक 1 कंप्लीट होगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स known as secondary spermatocyte। तो नाउ ईच ऑफ देम इज हैविंग 23 क्रोमोसोम्स, क्योंकि यहाँ के ऊपर जितनी सेल्स हैं हर एक में 46 हैं। तो जैसे ही रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो उस रिडक्शनल के डिवीजन के रिजल्टेंट 2 डॉटर सेल बनेगी एंड ईच डॉटर सेल विल हैव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी स्पर्म। तो यहां पर हम इसके लिए इसको मदर सेल कह सकते हैं, तो ये इसकी 2 डॉटर सेल्स हो गई। अब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा दैट मींस सेकेंड जो मैच्योरेशन डिवीजन होगा वो इक्विटेशनल टाइप का होगा और उसके रिजल्टेंट
यहाँ पर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहां पर पहले ग्रोथ फेज, सॉरी पहले आई मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, हाफ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल लोकेशन टू मेंटेन व्हाट, जर्मिनल एपिथेलियम, एंड हाफ ऑफ स्टार्ट फर्दर डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले वो कहां पहुंचते हैं, ग्रोथ फेज में, जहां वो न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन करते हैं, साइज बढ़ जाएगा, एंड नाउ द गैमेटोगोनिया इज सेड टू बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो स्पर्मेटोगोनिया है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल इंटर द मैच्योरेशन फेज, जहां पर मैच्योरेशन 1 और मैच्योरेशन 2 डिवीजन होगा। मैच्योरेशन 1 जो डिवीजन होगा वो रिडक्शनल टाइप का होगा, जिसके रिजल्टेंट जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉइड होंगी और उनके नाम होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंड मियोटिक डिवीजन इक्विटेशनल होगा, जिसके रिजल्टेंट स्पर्मेटोसाइट्स का प्रोडक्शन होगा, और ये जो स्पर्मेटोसाइट होंगे इन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बराबर होंगे, और इसके बाद फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी इमेच्योर जर्म सेल्स हैं दे ऑलवेज प्रोड्यूस गैमीट बाय प्रोड्यूसिंग थ्रू दिस मियोटिक डिवीजन। बिना मियोटिक डिवीजन के जो भी एडिपोलाइट सेल होगी वो कभी भी गैमीट का प्रोडक्शन नहीं करती। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की कंप्लीट फेज को बोलूं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड फॉर्मेशन तक की बात करें तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दिस इज spermatocytogenesis. Spermatocytogenesis is the process of producing spermatids from spermatogonia. ये स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला फेज है। इस पहले फेज में 3 इवेंट हो गए। पहली इवेंट मल्टीप्लिकेटिव, दूसरी इवेंट ग्रोथ फेज और तीसरी इवेंट मैच्योरेशन फेज। अब जो अगली फेज आती है वो होती है स्पर्मियोजेनेसिस। वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अभी। यहां पर कुछ हमने क्रोमोसोमल एनालिसिस डिस्कस करने की कोशिश किया। सेल स्टेज, प्लॉइडी एंड क्रोमोसोम्स, प्रेसीडिंग एक्शन, स्पेटियल लोकेशंस हैं। जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होते हैं, जिसमें कि माइटोटिक डिवीजन होगा और उस माइटोटिक डिवीजन के रीजन की नंबर काफी हद तक बढ़ जाती है। लोकेशन बेसल लैमिना की तरफ होते हैं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ, बट टुवर्ड द बेसल लैमिना प्रेजेंट होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिप्लॉइड है। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होगा, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होगा, और यही स्पर्मेटिड से आगे चल करके स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होना है। तो ये क्रोमोसोमल या कह सकते हैं क्रोमोसोम नंबर्स और प्लॉइडी की बात हो गई। अब जो स्पर्मेटिड बना था वो स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल एक राउंड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। नॉन मोटाइल स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर्स है दैट मीन ए काइंड ऑफ अर्ली स्टेज है, जहां पर कि अभी ये फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं है। तो इस स्पर्मेटिड को फुली मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ स्पर्मेटिड का भी जो वेट है वो मेच्योर स्पर्म के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो उसका वेट का भी रिडक्शन करना है। तो कुछ ऐसा करना होगा जिसके रिजल्टेंट यहाँ पर एक फुली मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाए। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दैट मीन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्म, ये है स्पर्मियोजेनेसिस। जिस दौरान में एक जो रॉ स्पर्मेटिड होता है उस रॉ स्पर्मेटिड को एक मैच्योर स्पर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको नॉर्मल ऐसे ओरली समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो यहां पर जो भी एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है जो कि स्पर्म के वेट को बढ़ा सकता है वो सब का सब एब्जॉर्ब कर लिया जाए। क्वेश्चन अराइजेस सर विच सेल विल एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा कंटेंट फ्रॉम द स्पर्मेटिड? तो आंसर इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स स्पर्म के साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है जो कि स्पर्म के लिए जरूरी नहीं है वो सब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लाइट का रिडक्शन, वेट का रिडक्शन हो गया, स्पर्म लाइट वेट होना शुरू हो गया। दूसरी चीज, इसके जितने भी गोल्जी बॉडीज होते हैं वो गोल्जी बॉडीज एक साथ फ्यूज होकर के एक्ट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मैं अगली स्लाइड में इसको लिख दूंगा, वहां डायग्राम आ जाएगा तो वहां मैं लिख दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया काफी कुछ डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में
सेटल्ड हो जाते हैं। जो सेंट्रियोल होता है वो सेंट्रियोल भी डिवाइड होकर के 2 सेंट्रियोल में के फॉर्म में सपोर्ट हो जाता है, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक टेल का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि कुछ एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं, एक्सोनिम्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे जो एक नॉन मोटाइल राउंड या स्फेरिकल स्पर्मेटिड होता है वो एक मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। What kind of hormones are involved and how they are playing role in regulation male reproductive system? जैसे कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन कब हुआ इन केस ऑफ ह्यूमन मेल? एट प्यूबर्टी। इसीलिए कहा जाता है कि कमेंसमेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल एट प्यूबर्टी व्हेन द लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज मेनीफोल्ड। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल जब मेल में काफी हद तक बढ़ता है उस समय जाकर के ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन acts on anterior pituitary from where the release of two hormones like FSH and LH hormone. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका एक नाम गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी होता है। कौन सा नाम? गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर। मैं लिख भी देता हूं इधर, FSH गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ICSH। देखिए ह्यूमन मेल के केस में इसका जो अप्रोप्रिएट नेम हमें यूज करना चाहिए वो होता है ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स होती है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट जो इंटरस्टिशियल स्पेस वो सेल्स होती है, तो वहां पर ये काम करता है। ये FSH हार्मोन सर्टोली सेल पर काम करेगा और सर्टोली सेल पे काम करने के बाद इट प्रमोट स्पर्मियोजेनेसिस। एक्चुअली क्या है कि सर्टोली सेल से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स निकलती हैं जो स्पर्म की रिमॉडलिंग में स्पर्मेटिड की रिमॉडलिंग करके स्पर्म बनाने का काम करेंगी। वेरी क्लियर। उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया उनके अरेंजमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब मैंने फैक्टर्स का फॉर्मेशन इन सर्टोली सेल से होता है जो एक रॉ स्पर्मेटिड को मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सर्टोरी सेल से एक हार्मोन निकलता है जो प्रोटीनेशियस इन नेचर, दैट इज इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन जैसा नाम बता रहा है इनहिबिट करता है। एक्चुअली क्या है, बाई चांस मान लीजिए कि द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन ह्यूमन मेल एक्सीड्स देन द रिक्वायर्ड नंबर, मींस जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उस दौरान में जो स्पर्म बनते हैं उनकी नंबर उससे कहीं बहुत ज्यादा बन रही है, तो जरूरी है कि ये प्रोसेस को रेगुलेट किया जाए, नॉर्मल लेवल पर लाया जाए। तो इसलिए सर्टोली सेल से निकलने वाला जो इनहिबिन है मेनली एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ब्रिंग अबाउट इनहिबिशन। दिस इनहिबिन के द्वारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम होता है वो FSH के सिक्रीशन को क्या करता है? डिक्रीज कराने का काम करता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट हो जाए। लीडिक सेल से निकलने वाला मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन इन मेल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स। इसके अलावा अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हैज एनाबॉलिक इफेक्ट, इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस, और दैट इज व्हाई मेनी स्पोर्ट्स पर्सन टू इंक्रीज देयर मसल अमाउंट, मसल मास इन देयर बॉडी, दे टेक स्टेरॉइड्स। ओके। दूसरी चीज, it also acts on central nervous system to regulate libido of the male, that is जो sexual desire, sexual act के डिजायर होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये हार्मोन भी निगेटिव फीडबैक के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को रेगुलेट करता है। वो कैसे? वही कहानी कि जब अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाए या स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन खुद अपने उन सोर्स ग्लैंड के एक्टिविटी जहां से उसके कंट्रोल हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो एक्सेस टेस्टोस्टेरोन विल ब्रिंग अबाउट इनहिबिशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। आप ध्यान दीजिएगा, इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं, बट द साइट वेयर दे आर वर्किंग वो डिफरेंट है। जैसे टेस्टोस्टेरोन के केस में एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों पर नेगेटिव फीडबैक अप्लाई होता है, जबकि FSH के द्वारा मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी, कहीं कहीं पर हाइपोथैलेमस भी है।
बट हाइपोथैलेमस पर इनहिबिन का जो रोल है वो बहुत ही कह सकते हैं नेग्लेक्सिबल है। मेन रोल होता है टू सप्रेस द लेवल ऑफ एफएसएच बाय इनहिबिटिंग एफएसएच सिक्रीटिंग सेल्स एट एंटीरियर पिट्यूटरी। वेरी क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एक फुली मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर अपने पास है। द इंटायर बॉडी ऑफ स्पर्म सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी क्लियर। एंड अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की हम बात करें तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट हेड रीजन हो गया, दूसरा नेक रीजन होता है, तीसरा मिडल पीस होता है और फोर्थ पार्ट ऑफ स्पर्म इज टेल होती है। तो ह्यूमन मेल का जो स्पर्म है उसमें 4 पार्ट हो गए। दैट मीन स्पर्म इज कंप्राइजेज ऑफ 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम इज दिस हेड एंड हेड having 2 units in it या 2 structures in it, one of them acrosome and another is the haploid nucleus. Acrosome I told you this is basically derived from where? Golgi body. जो भी स्पर्मेटेड के गोल्जी बॉडीज होते हैं वो कलेक्टिवली फ्यूज होते हैं और कलेक्टिवली फ्यूज होकर के वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और दिस एक्रोसोम इज फिल्ड विद लाइटिक एंजाइम्स व्हिच हेल्प स्पर्म टू फर्टिलाइज ओवम। लाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के टॉपिक। अनदर पोर्शन ऑफ द हेड इज द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जहां पर बेसिकली डेंस अमाउंट का क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी की चीजें यहाँ पर लगभग एब्सेंट मिलेंगी। देन नेक्स्ट पोर्शन होता है नेक। नेक पोर्शन में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है दिस इज यूज्ड बाय द जाइगोट ड्यूरिंग क्लीवेज। जब जाइगोट में क्लीवेज होता है तो उस क्लीवेज के टाइम पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल होता है, जबकि जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो स्पर्म के फ्लैजिलर मूवमेंट को सपोर्ट करता है। जिस समय स्पर्म वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं तो वो अपनी फ्लैजिलर मूवमेंट के द्वारा जाते हैं और उस फ्लैजिलर मूवमेंट को इनिशिएट कराने का काम होता है डिस्टल सेंट्रियोल का। अनदर पार्ट ऑफ द स्पर्म, द थर्ड पार्ट इज मिडिल पीस, और इस मिडिल पीस में ह्यूज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दोज आर स्पाइरली अरेंज्ड। So this spiral arrangement of mitochondria is known to be as Nebenker. Or this middle piece having huge number of mitochondria, it means this is the area where the sperm generates its energy for its flagellar movement. That is why इस middle piece को हम लोग इसका that means sperm का पावर हाउस भी कहते हैं। Means it supplies energy to the sperm for its flagellar movement so that sperm can reach from vagina to where? Fallopian tube ampulla. Another centriole at the end of middle piece that is ring centriole है, जो उसका कुछ बहुत ज्यादा रोल अभी तक पता नहीं किया जा सका है, बट ऐसा मानते हैं कि ये भी फ्लैजिलर मूवमेंट में ही सपोर्ट करता होगा। एंड नेक्स्ट पोर्शन टेल पोर्शन होता है। इस टेल पोर्शन में एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं जहां पर 9+2 एक्सोनिम का अरेंजमेंट मिलेगा। तो ह्यूमन स्पर्म डिवाइडेड इनटू आर मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड पोर्शन कंप्राइजेज ऑफ 2 स्ट्रक्चर, एक्रोसोम made by the fusion of Golgi bodies present in the spermatid and this acrosome filled with lytic enzymes। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। Lytic enzymes are present in where? Acrosome। और जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है यहां पर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल दैट मीन डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है। रेस्ट ऑफ जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि स्पर्म के वेट को रिड्यूस करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट होता है वो सभी का सभी निकल जाता है। और एक चीज बता दें कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सभी स्पर्म तो हेल्दी बनेगा नहीं, तो जो स्पर्म हेल्दी नहीं बनते हैं उन स्पर्म का फैगोसाइटोसिस भी सर्टोली सेल ही करती है। नेक पीस में 2 सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किस कहाँ काम आता है? क्लीवेज एट द टाइम ऑफ जाइगोट जब हो रहा होता है। और डिस्टल सेंट्रियोल किसके लिए होता है? फॉर फ्लैजिलर
मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए होता है, फ्लैजेलर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। फ्लैजेलर मूवमेंट ऑफ स्पर्म में यूज होता है। और जो मिडल पीस है यहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसलिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सीमेन से रिलेट करके, विच कंस्टिट्यूएंट और विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सीमेन डायरेक्टली स्टार्ट क्रेब्स साइकिल, तो वो होता है क्या, सिट्रिक एसिड जो सीमेन प्रेजेंट होता है। और टेल किस लिए है, ये फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए होती है, यूज्ड फॉर फ्लैजिलर मूवमेंट। ये फ्लैजिलर मूवमेंट, तो फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए एक्सोनिम को रोटेशन करना होगा, वहां पर कौन काम आएगा, डिस्टेंस सेंट्रियोल काम आएगा। उस दौरान यहाँ पर एटीपी का यूज होगा, और बेसिकली यहाँ पर क्या, कैल्शियम आयन की जरूरत होती है। यहाँ पर कुछ एटीपी डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स होते हैं। कैसा, एटीपी डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स होते हैं। और ये एटीपी डिपेंडेंट कैल्शियम जो चैनल होंगे, जब ये कैल्शियम इसके अंदर डिफ्यूज करता है, ओके, जब कैल्शियम डिफ्यूज करेगा तब ही जाकर के फ्लैजेलर मूवमेंट होगी। चूंकि ये कैल्शियम चैनल एटीपी डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर ह्यूज सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, और दैट इज वाई यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। डन, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये हेड पोर्शन, इसको पेलोड कहा गया, मतलब यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल है इन तीनों पोर्शन में। लाइक टारगेट पेनिट्रेशन द जेनेटिक डिलीवरी, मतलब इस फंक्शन क्या है, पहला तो टारगेट क्या है इसका, पेनिट्रेशन और जेनेटिक डिलीवरी, मीन्स जो ओवम है उसको पेनिट्रेट कराने में हेल्प कराना है, और साथ ही जेनेटिक डिलीवरी, जेनेटिक मटेरियल को ओवम तक पहुंचाना हो गया। ओके, यहाँ पर कौन कौन से चीजें प्रेजेंट है, तो इस हेड रीजन में दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो एक्रोसोम और दूसरा हो गया हेड। जो एक्रोसोम में फिल्ड विद लैटिक एंजाइम, जैसे हेरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, एक्रोसिन होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है। और जो क्रोमोसोम होगा वो बेसिकली यहाँ पर 23 नंबर क्रोमोसोम होंगे, दैट मीन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस के रीजन में प्रेजेंट होगा। देन मिडल पीस द इंजन, दैट इज एनर्जी सप्लाई करने वाला पोर्शन हो गया। और तीसरा होता है प्रोपेलर, बट दैट इज टेल पीस, जो स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने के लिए सपोर्ट करता है। डन, द ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कितना, लगभग 65 to 75 डेज होती है। और एक चीज बताते हैं आपको, जब स्पर्म कहां से, सर्टोली सेल से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ रहा होता है। एक्चुअली क्या होता है, जिस समय स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है, तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्म का हेड होता है वो सर्टोली सेल में डिपॉजिट होता है, एम्बेड हो जाता है। तो वहां से रिलीज होता है, उस रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो उस स्पर्मिएशन के बाद जो स्पर्म पहुंचे कहां तक, एपिडिडाइमिस तक। मींस जो स्पर्म सर्टोली सेल से छूट करके बाहर आ रहा है, मींस वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ रहा है, वो स्पर्म जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू पर मेच्योर है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू पर मेच्योर है, लेकिन मोटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर मेच्योर नहीं होता है। तो जो फाइनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है वो होता है एपिडिडाइमिस में, और वो दैट इज व्हाट, इट इज अटेनमेंट ऑफ फाइनल मोटिलिटी बाय द स्पर्म्स, और वो कहां पर होगा, एपिडिडाइमिस में होगा। ऑलरेडी मैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में जब मैंने पढ़ाया है एपिडिडाइमिस, तो वहां पर ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्पर्म्स रिलीज पर इजाकुलेशन 200 to 300 मिलियन के आसपास होता है, उसमें भी 60% जो स्पर्म नॉर्मल हेल्दी होने चाहिए, और 40% स्पर्म मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन। डन, अब जो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आया वो कहां पर आया, एपिडाइमिस में आया। इसके बाद वो डक्ट सिस्टम से बाहर आता है, तो सिक्रीशन ऑफ डक्ट्स दैट विद एपिडाइमिस वाज डिफरेंस, ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, दीजर इनका जो सिक्रीशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। और इन सबकी जो एक्टिविटी, दैट मीन जो इंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें कि पूरा डक्ट सिस्टम है, ग्लैंड्स हो गई, उन सभी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का, उनकी फंक्शनिंग को उनकी बेस्ट कैपेसिटी तक लाने का जो काम होता है वो टेस्टोस्टेरोन का होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।